फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट पिछले वीडियो में किया था, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपके लिए ऐसा है कुछ कि आपके पिछले जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था उस पर ही है कि आपके पास दो स्फीयर हैं। ठीक, एक मिनट, थोड़ा स्पेयर दिखा दें। हाँ, स्पेयर लग रहा है ना। ठीक, अब इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, और इस रीजन में जो ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ठीक, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे P मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ट्राई करिए। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। ये वेक्टर आपका x है, इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर आपका a है, इसको जोड़ने वाला वेक्टर आपका y है, y वेक्टर, x वेक्टर। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। आपको इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ट्राई करिए। कल वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, जैसा समझाया था बिल्कुल वैसा करें। कल मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर दे दिया था, आपकी बात थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। चलें आगे बढ़ें, चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले हम इस पेयर की वजह से निकाल लेते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो लेट्स से मेरा पॉइंट P ये रहा। ठीक, अब अंदर वाले स्क्वायर की वजह से बाहर की तरफ आएगी, यानी कि इस तरफ, इसे मैं E1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, कितनी आएगी, रो x वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये कैसे आती है मैंने कल समझा रखा है वीडियो में। इस वाले स्क्वायर की वजह से कैसे आएगी। हाँ, आपको ये गलती मत कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मत बना देना। नेगेटिवली चार्ज की वजह से मैंने समझाया भी था एक वीडियो में कि जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। आप डेफिनेशन पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो आपका नेगेटिव वाला रीजन है वो सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा E2 से। ये E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर किसी को वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज है तब तो कर लीजिएगा। मैंने वाई वेक्टर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया हुआ है। वाई वेक्टर सेंटर से उस पॉइंट तक है, यानी कि वाई वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन मुझे वाई वेक्टर के अपोजिट वाली डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगा दूंगा, क्योंकि मुझे वाई वेक्टर के अपोजिट चाहिए। यहाँ पे ये कोई गलती ना कर दे सीधा वाई वेक्टर लिख दे, क्योंकि हम वाई वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही। आई होप आपको वेक्टर्स पता होगा इतना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ले लेते हैं। ई नेट क्या होगा, ये E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है। ई नेट क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यहाँ पे कोई माइनस ना लगा दे, वेक्टर्स में हम लोग सीधे ऐड करते हैं, कोई सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट नहीं होता। वेक्टर नेट वेक्टर एडिशन में आता है, बाकी जो साइन होगा वो अपने आप में चेंज कर लेगा। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। अब एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ए वेक्टर, यानी कि जो आपका ई नेट आ रहा है वो अल्टीमेटली रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और ऐसे एक सवाल शायद एडवांस में कि यही एक आया था, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे ही एक था कोई। ठीक, रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जे एडवांस की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये बेसिक सा सवाल था। सीखा क्या हमने इस सवाल से, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी। सबसे पहली बात, किसी भी कैविटी पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज ना हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो तीन चीज़ों से निकालने को कह रहे हैं तो आप हर एक चीज़ से इंडिविजुअली निकालिए। फिर वेक्टर के हिसाब से, प्लीज़ नोट करिएगा, वेक्टर के हिसाब से। जैसे यहाँ पे कोई वाई वेक्टर ना रख देता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई वेक्टर के अपोजिट आ रही है, ना कि सेम आ रही है। अगर यहाँ प्लस होता, फिर से अब वेरिएशन देखिए इसमें, अगर प्लस होता तो एक फील्ड यहाँ पे आ रही होती, एक फील्ड यहाँ पे आ रही होती। उस केस में आप लोग क्या करते, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, तब सीधा ये आंसर आता। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है तो अलग बात है। अगर दोनों में माइनस होता, क्वेश्चन बनाते रहिए खुद से,
अगर दोनों में माइनस होता तो ये कैसे आता, ये कैसे आता, है ना। अब इन दोनों को कैसे करते देख लेते हैं। इधर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है माइनस रो एक्स वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एक की आ रही है माइनस रो वाई वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस कॉमन आ जाता, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, यानी कि माइनस रो ए वेक्टर, नहीं एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ए वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा आंसर। ठीक, तो वेरिएशन ले आइए कि एक में प्लस एक में माइनस, दोनों में माइनस एक में माइनस एक में प्लस। तो मैंने वही करने की कोशिश की। आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा हम लोग एसएचएम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो जिसने एसएचएम नहीं पढ़ा मैं उससे ये कहूँगा कि पहले पढ़ के आए, ये तो करेगा कैसे। डस्टर साफ कर लें, आप लोग आगे बढ़े तक। हाँ जी, तो सवाल क्या है वो मैं लिख देता हूँ। सवाल आपके लिए ये है कि एक ही सरफेस है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान ले रहा हूँ O, जिसे मैं फिक्स कर ले रहा हूँ। एक स्फेयर है, ये स्फेयर आपका फिक्स्ड है, ठीक है। वापस से ये स्फेयर है, फिक्स्ड है। एक दूसरा स्फेयर है, ये मूव कर सकता है। अब स्टार्टिंग में ये लोग ऐसे थे, ठीक है। स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ L पे थी मान लेते हैं, दोनों का मास M है, ठीक। स्टार्टिंग में ऐसे थे। मैंने क्या किया, यहाँ पे भी Q चार्ज दे दिया, यहाँ पे भी Q चार्ज दे दिया। तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई, ये तो फिक्स था, ये तो जाएगा नहीं, ये 2L हो गया, ठीक। ये भी M है, ये भी M है, ये Q है, Q है, और 2L पे होके ये रुक गया, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, आप कह सकते हो। मैं तब तक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये 2L है, 2L पे आके इक्विलिब्रियम पे क्यों आया पहले सोचो। क्योंकि आपकी जो स्प्रिंग फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है, स्प्रिंग फोर्स एस लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि खिंचाव आया। खिंचाव क्यों आया, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज थे, रिपल्जन हुआ। तो जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी स्प्रिंग फोर्स के साथ बैलेंस हुई, वो जगह मैंने बता रखी है 2L है। पहले L थी, टोटल 2L हो गई। ये मत बोलिएगा कि एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2L हुआ, पहले L था डिस्टेंस, अब 2L हो गया डिस्टेंस दोनों के बीच में। अब आपको ये बताना है कि इस केस में टाइम पीरियड मान लेता हूं मैं T1 है, और इस केस में चलो इस केस में T1 बताओ, बस वही है। उस केस में मैं क्या बताऊं, इस केस में ये कह रहा था जब मैंने चार्ज नहीं दिया था तब इसके एसएचएम का जो टाइम पीरियड है इसको मैं T लिख देता हूं। तो T1 को आप T के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए, ये सवाल है। जब Q चार्ज दे दिया, सवाल सुन लीजिए फिर से प्लीज ध्यान से। पहले ऐसे था, इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए एसएचएम का, एक फिक्स्ड है एक ऐसा है मास M जो कि मूव कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, क्योंकि एक तो फिक्स है। इसका टाइम पीरियड निकालिए। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, Q चार्ज दिए थे इस पे भी इस पे भी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L हो गया। अभी 2L जो हुआ वहां पे आके ये चीज रुक गई, इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा खींचेंगे, मान लेते हैं x वेरी स्मॉल लिख देता हूं, और वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। बड़ी वैल्यूज के लिए नहीं करेगा, छोटी वैल्यू के लिए करेगा। तो उस छोटी वैल्यू के लिए आपको टाइम पीरियड T1 आएगा। आपको T1 और T के बीच में कुछ रिलेशन बताना है, ट्राई करिए, अच्छा सवाल। मैं तब तक मार्कर में इंक डाल दूं। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सोचिए। और जिन्हें एसएचएम नहीं आता प्लीज अभी तुम्हारा ट्राई करिए, आगे बढ़ जाइए, कुछ और कर लीजिए। हो गया, चलिए। हाँ जी, तो ट्रैक है,
तो पहले मैं इसे एक मेथड से करता हूँ जिसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स मेथड। जानते होंगे आप, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको एम से इक्वेट करेंगे, ए के टर्म्स में आपको ले आएंगे एक्स की वैल्यू। ए के टर्म्स में क्यों लाते हैं? क्योंकि आपकी आफ्टर ऑल एसएचएम डिफाइंड इसलिए होती है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही होता है ना, ए जो हो एक्स के प्रोपोर्शनल हो। तो ऐसी कोई इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ए एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाए, उससे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी उससे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा उससे टी बराबर 2 पाई/ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो पहले केस के निकाल लेते टाइम पीरियड। पहले केस में तो एक मास फिक्स्ड है, दूसरा मास कर रहा है, और इसके लिए आपका ओमेगा क्या होता है आपको पता है, क्यों होता है ऐसे में पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। तो इसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा को घुमा दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस बढ़िया है, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इस केस में मैं क्या निकाल सकता हूँ कि मैंने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के मान लिया, ठीक है, के मान लिया। अब आप देख सकते हैं कि पहले एल पे थे, अब ये क्या हुआ है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना हुआ, एल हुआ, 2L ना बोल दीजिएगा, पहले ही एल पे थे, आफ्टर ऑल 2L डिस्टेंस हो गया, तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना हुआ 2L, के 2L ओ के एल सॉरी, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना हुआ एल हुआ ना, फिर से एल थे, डिस्टेंस 2L हो गया, स्प्रिंग कितनी खींची एल, तो के एल इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे वो वाला के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वो वाला आता है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तो मैं उसके सीधा 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख दे रहा हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है 2L का होल स्क्वायर। ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम है। अब मैं कुछ छेड़छाड़ करता हूँ जैसे कि हम लोग टाइम पीरियड निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पे था, यहाँ से मैं थोड़ा सा x डिस्टेंस खींच देता हूँ, यहाँ पे x बहुत स्मॉल है, थोड़ा सा खींच देता हूँ, तो रिस्टोरिंग, अब बताइए कौन सी फोर्स बड़ी हो जाएगी, यहाँ तक तो दोनों बराबर थे, अब आप ये स्प्रिंग फोर्स को बड़ा एक्सटेंड कर रहे हो स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स अब बड़ी हो जाएगी, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन कैसे बन सकते हैं, के भाई एल तो था, थोड़ा सा एक्स और खींच दिया आपने, ये हो गया, ठीक। अब ये जो आपकी ये वाली फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ी सी छोटी है, माइनस कर देते हैं, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट, 2L तो था ही, थोड़ा सा एक्स और खींच दिया स्क्वायर, और ये आपका एम के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, जिन्होंने एसएचएम पढ़ा वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहां से देखते हैं, के एल प्लस एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ यहाँ से देखिएगा। अब सब जानते हैं मैं x को बहुत स्मॉल रखा हूँ, वहाँ पे x आ रहा है, तो मैं बाइनोमियल थ्योरम कहीं ना कहीं लगाने की सोच रहा हूँ। 2L स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, 1 प्लस x/2L होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, जिन्होंने एसएचएम पढ़ रखा है वो जरूर समझ लोगे मैं कर कह रहा हूँ। चलिए तो के एल प्लस के एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट 2L का होल स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस x/L, यही बनेगा ना, क्यों पावर में पहले ऊपर ले जाओगे -2 बनेगी, -2 को बाइनोमियल थ्योरम आप कहाँ लिख दूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n, वेयर x is very less than 1 you can write as 1 plus nx। बाइनोमियल थ्योरम लगाया है, कर लीजिएगा, लगा लेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम, वही लगाया है, इसे आप कर लेंगे एम ए के बराबर। अब यहाँ पे करिए के एल प्लस के एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट 2L का स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा बेसिकली क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट 2L का स्क्वायर, ठीक, ये आपका आ रहा है एम ए के बराबर। कोई दिक्कत,
यहाँ तक मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली, कोई दिक्कत नहीं। अब ये के एल देखिए और क्यू स्क्वायर अपॉन 4π/12² देखिए कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, चले के की वैल्यू बताइए क्या आ रही है भाई। यहाँ से के की वैल्यू देखेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 12 का स्क्वायर एल आ रही है। अच्छी की चीज़ क्या लिखी है, क्या ये लिखा है, ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल वही लिखा है। तो क्या मैं इसको के लिख सकता हूँ, बिल्कुल, यानी कि के एक्स प्लस के एक्स 2kx इक्वल्स टू एम ए आ रहा है। ओहो, ये इक्वेशन तो मिल गई मुझे। ए क्या आ रहा है, 2kx अपॉन एम आ रहा है। रब कर देता हूँ। अब बाकी आप समझ चुके होंगे मैं करने के वाला हूँ अगले स्टेप में। यहाँ रख कर देता हूँ। देखिए a बराबर 2kx बाई एम आ रहा है, तो ओमेगा क्या आ रहा है, रूट में 2k बाई एम। ये ओमेगा आ रहा है नया वाला। इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, t बराबर 2π बाई ओमेगा m बाई 2k। फिर टी डैश मान लेते, t1 था और t है, दोनों को रिलेट करके देख लेते हैं। तो क्या रिलेट करना है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए, सॉरी। तो मैं कर लेता हूँ टी बाई टी डैश और t1, सॉरी, यहाँ पे आएगा रूट m बाई के, और ये सब्ट्रैक्ट डिवाइड होगा तो ऊपर चले जाएगा रूट में 2k बाई एम। रूट m से रूट m कटा, रूट k से रूट k कटा, तो t जो है 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स t1। ये आपका आ गया बढ़िया सा रिलेशन। यही रिलेशन चाहिए था आपको, ठीक, बढ़िया समझ में आया होगा, आई होप। अच्छा सवाल था। तो हम इसी को, थोड़ा टाइम कम है आज, हम इसी चीज़ को दूसरे मेथड से भी जाएंगे। दूसरे मेथड थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ क्या करने जा रहा हूँ। आप लोग टाइम पीरियड निकालने के बहुत सारे तरीके जानते हो। एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन लिख दो, तो एक मेथड होता है एनर्जी वाले मेथड। एनर्जी वाला मेथड समझते हो, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमारी कंजर्व रहती है। क्यों, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं जो डिसिपेट कर दे। टोटल एनर्जी है आपके पास। उस वाले मेथड से हम लोग अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। तो तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।